हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। बच्चों, आपके सामने लेके आया हूँ फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ का दूसरा एपिसोड और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्क, एनर्जी एंड पावर। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 4 मार्क 100% चाहिए। यहाँ पे हमेशा आपको क्वेश्चन पूछते रहता है। तो ये फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ है बच्चों, तो ये आपका ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। तो इंस्टेंटली आप वर्क, एनर्जी, पावर का रिविज़न कर सकते हैं। और ये स्पेशली आपको नीट, जेई, एनसीडब्ल्यू, सीडब्ल्यू जो आसाम का होता है उस एग्ज़ाम के लिए है, नीट के लिए भी है आपको, और जेई सेकंड अटेम्प्ट के लिए है बच्चों। तो ये पूरा एंड तक इसको देखिएगा, आपको पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, बढ़िया तरीके से आप समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला सारे चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताने का कोशिश कर रहा हूँ बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग बात करते हैं कि इस पार्ट में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वर्क, इसमें यूनिट में मैंने डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन ऑफ वर्क, वर्क का कैलकुलेशन आपको पूछता है। वर्क एनर्जी थ्योरम, इसमें एप्लीकेशन आपको पूछा जाएगा। उसके बाद आपको पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करता है, पोटेंशियल एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको पूछता है। कभी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पूछ लेता है। तो ये सारे चीज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड देन रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स, ये दोनों के बीच का एक रिलेशन आता है जिसमें हम लोग स्टेबिलिटी, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सारे चीज़ हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कौन सा हो सकता है, ये सारे चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद आपको लास्ट में पढ़ने वाले को मिलेगा कि पावर क्या है। तो ये छोटा छोटा टॉपिक है, सब कुछ एक साथ में हम लोग यहाँ पे रिवाइज करने वाले हैं बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने आया हुआ है कि वर्क, कैलकुलेशन ऑफ वर्क। वर्क डन तो हम जानते ही है क्या होता है। किसी बॉडी को अब यहाँ से यहाँ पे ले जाने में जो वर्क लगाते हो, जो कार्य लगता है, उस कार्य को ही हम लोग वर्क डन बोलते हैं। और यहाँ पे फिजिक्स का वर्क एंड नॉर्मली वर्क दोनों अलग अलग होता है। फिजिक्स का जो वर्क हम कैलकुलेट करते हैं वो पर्टिकुलरली किसी फोर्स के कारण करते हैं। तो यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा कि वर्क निकालो, तो वहाँ पे आपको एक फोर्स देगा कि इस फोर्स के लिए आपको क्या वर्क डन होगा, या फिर सम एजेंट आपको देगा, उस एजेंट के लिए क्या वर्क डन होने वाला है। तो सारे चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं। तो पहला हम लोग जब देखेंगे वर्क का कैलकुलेशन, जब फोर्स इज कांस्टेंट, जब फोर्स कांस्टेंट होगा, सपोज करते हैं कि यहाँ पे एक मास है जो यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है और ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गया जिसका डिस्प्लेसमेंट आपको एस है। तो उस सिचुएशन में कांस्टेंट फोर्स में हम क्या लगाते हैं भाई साहब, क्योंकि फोर्स हम लोग जानते हैं वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सिंपल वर्क इक्वल टू एफ डॉट डी एस। तो यहाँ पे एफ डॉट डी एस लगाएंगे और यहाँ पे अगर डॉट प्रोडक्ट आप जानते हो तो एफ कॉस थीटा आप यहाँ पे लगा सकते हो बच्चों। तो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में आ गया है कि यहाँ पे ये वेक्टर है। तो यहाँ पे हो सकता है आपको एफ का वैल्यू ऐसे दिया हुआ सकता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, ऐसे ये एक्स कंपोनेंट है, ये आपका वाई कंपोनेंट है और ये आपका जेड कंपोनेंट है। तो ये ऐसा आप सिचुएशन को हैंडल करते हुए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और डिस्प्लेसमेंट का भी आपको कोई वैल्यू आ जाएगा। मान लो ये आपको R1, R2 एंड R3 ऐसा दिया हुआ है, किसी एक्स वाई जेड आपको ऐसे दिया हुआ है, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कीजिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। एक और चीज़ भी है यहाँ पे, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा बच्चों कि ये यहाँ पे देखिए एक बॉडी हमने लगाया और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है, ऐसे इंक्लाइंड जो एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो इसमें दो कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा में। अब यहाँ पे देखिए इसके कारण डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मान लो ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, मान लो यहाँ पे यहाँ पहुँच गया, तो कुछ एक डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रखा होता है। तो उस सिचुएशन पे जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन पे जो फोर्स लग रहा होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे वर्क लिखते हैं। परपेंडिकुलर टू अगर देखा जाए तो उसके लिए वर्क डन 0 हो जाता है। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये निकम्मा फोर्स है, ये काम का फोर्स है। तो अब वर्क डन लिख सकते हो, वर्क डन इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू एस। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एफ हमने एस के डायरेक्शन पे लिख दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया। या फिर आपको ऐसा बोल सकते हो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ या अलोंग फोर्स, अब यहाँ पे लिख सकते हो। तो ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है। तो वर्क का कैलकुलेशन निकालना आपको इतना मुश्किल नहीं है। दूसरा बात, यहाँ पे वर्क डन का जो यूनिट होता है वो जूल होता है और इसका आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें डायमेंशन फार्मूला, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। डायमेंशन फार्मूला भी आपको पूछा जाता है, जेई में पूछ ही रहा है ना, अभी देखोगे तो जेई में हमेशा पूछा जा रहा है ना। डेबी का पेपर भी आसान आ रहा है फिजिक्स का, अच्छा बच्चा कर रहा है ना अच्छे से। चलिए नेक्स्ट आपको पार्ट आता है ये वाला, देखिए एफ जब अगर फोर्स जो है वो फंक्शन ऑफ कोई डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, तो उस सिचुएशन पे क्या होगा बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन यहाँ पे डी डब्ल्यू इंटू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टेंट हम ले रहे हैं। सपोज यहाँ पे हम एक बॉडी यहाँ पे ले रहे हैं, तो यहाँ से ये यहाँ तक जा रहा होता है। मान लो ये डिस्टेंस आपका, मान लो कोई एस या जो भी है हमने
जस्ट पकड़ लिया। और यहाँ पे फोर्स का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है। तो मान लेते हैं किसी भी एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ले लिया जिसको हम लोग डी एक्स या फिर डी आर बोल सकते हैं। तो ये एफ यहाँ पे मान सकते हैं ये दोनों पॉइंट पे एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स पे कॉन्स्टेंट है, तो हम यहाँ पे सीधा ये लगा सकते हैं इंटीग्रेट करके। अब यहाँ पे लिखोगे, अब यहाँ पे मैंने डॉट प्रोडक्ट डी आर लिखा, तो डी आर का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये थोड़ा सा ध्यान से देखना है, डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ओहो हो, ये तो समझ में आ गया। और यहाँ पे फोर्स का जो एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट जेड कंपोनेंट दोनों को डॉट प्रोडक्ट कीजिए और फिर इंटीग्रेट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो एफ एक्स मैंने लिखा वो फंक्शन ऑफ एक्स है, या फिर आप बोल सकते हो ये एक्स का कंपोनेंट है, ये वाई का कंपोनेंट है, ये जेड का कंपोनेंट। सीधा इंटीग्रेट कीजिए, वैल्यू यहाँ पे पुट कर लीजिए, जो भी लिमिट होगा, एक्स का लिमिट मान लो 0 to 1 है, वाई का लिमिट 1 to 3 है, और आपका यहाँ पे जेड का लिमिट -1 to 0, ऐसा टाइप का कुछ आप मान लीजिए, ऐसा टाइप का सिचुएशन दिया हुआ है। तो जिस तरह इंटीग्रेट कीजिए और वैल्यू निकाल लीजिए। और याद रखना ये वर्क जो होता है ना बच्चों, वो स्केलर क्वांटिटी होता है, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन नहीं आएगा और इसका यूनिट जो होगा वो जूल में आने वाला है। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी है, यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना एफ डी एक्स। तो अगर मैं बात करूँ कि एफ एंड एक्स के बीच का एक ग्राफ बना लूँ, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन एफ डी एक्स इन गणित हम लोग पढ़े थे, ये क्या होता है, एरिया होता है बच्चों। तो आप बोल सकते हो एरिया अंडर एफ एक्स कर्व आपको क्या देता है, वर्क डन देता है। मान लो ये ऊपर वाला एरिया A1 है, नीचे वाला एरिया A2 है, तो नेट वर्क आप यहाँ पे लिख सकते हो A1 माइनस A2। बच्चों माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ये निगेटिव है नीचे के डायरेक्शन पे। यहाँ पे सीधा वैल्यू मैग्नीट्यूड यहाँ पे पुट कर लीजिए, माइनस तो मैंने ऑलरेडी पुट कर रखा हूँ। अभी यहाँ पे आपको फंक्शन आ गया। दूसरा, अगर मान लीजिए फोर्स जो है वो टाइम के फंक्शन है, तो उस सिचुएशन पे बच्चों हम लोग कर क्या सकते हैं। तो उस सिचुएशन में देखिए, अगर f फंक्शन ऑफ t है, तो यहाँ से हम एक्सीलरेशन को लिख सकते हैं। ये हमने एक्सीलरेशन लिख लिया। हमें चाहिए वर्क, तो वर्क इक्वल टू हम जानते हैं इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। तो ये टी के फंक्शन है, तो आप क्या कीजिए, ये एक्स को टी के टर्म पे लिख दीजिए बच्चों। ये एक्स को टी के टर्म पे लिखने के लिए हम एक्सीलरेशन हमें पता चल गया, इस एक्सीलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इसको डी वाई, ये एक्स को क्या लिख सकते हैं, डी वी अपन डी टी। तो इसको जस्ट इंटीग्रेट कीजिए तो आपको ए का वी का वैल्यू मिल जाएगा। तो वी का वैल्यू मिलते ही आप यहाँ पे अगेन वी को डी एक्स अपन डी टी लिख सकते हैं। तो डी एक्स अपन डी टी लिखेंगे तो ये मान लो कुछ एक फंक्शन आया हुआ है। तो अब देखिए सिंपलेस्ट फॉर्मूला है या फिर सिंपल तरीका है, ये वाला वैल्यू यहाँ पे एफ ऑफ टी और ये एक्स का वैल्यू जो आपको यहाँ पे मिला हुआ है उसको आप यहाँ पे पुट कीजिए, जस्ट इंटीग्रेट कीजिए, टी का लिमिट पुट कर लीजिए, भाई साहब आपके सामने वर्क डन आ जाएगा। तो ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे लिखा, लास्ट वाला पॉइंट थोड़ा सा टफ है, उसको थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा और आपको ये दिमाग में रखना है। मैंने पूरा प्रोसेस आपको बताया, एक एक प्रोसेस है ये पूरा डिटेल में से। पहले एक्सीलरेशन से हमने v निकालना है, v से हमें x पे जाना है और यहाँ पे dx का वैल्यू यहाँ पे आप इसको इंटीग्रेट करना है बच्चों। तो यहाँ पे dx का वैल्यू सीधा पुट कर लीजिए, आराम से आपके हाथ में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला पार्ट, इसमें आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि वर्क एनर्जी थ्योरम इसका एप्लीकेशन है। लगभग सारे क्वेश्चंस आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से मिल जाता है और वो 1-2 लाइन पे सॉल्व हो जाता है बच्चों, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, नेट वर्क इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये नेट वर्क का मतलब इस सिस्टम पे जितना वर्क लग रहा होता है, तो वो कंजर्वेटिव वर्क हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव वर्क हो सकता है, एक्सटर्नल एजेंट का वर्क हो सकता है, वो इक्वल टू क्या हो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। अब बेटा यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो पार्ट है ना, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, हम जानते हैं वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सिंपल हमने नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे ये वाला वैल्यू आया, तो इस साइड में इसको रखिए, तो इसको इधर ले जाओगे तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। बात ये समझ में आना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज़ और हमें समझना पड़ेगा, एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन क्या है बच्चों, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है, अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जीरो है और एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, तो लेफ्ट साइड का जो भी टर्म है ये सब के सब जीरो हो जाएगा। ये अगर जीरो हो जाएगा तो इस सिचुएशन में आप लिख सकते हो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, और इसमें सिंपल आप ये बता सकते हो बच्चों। तो सिंपल तरीके से ये आपको समझ में आ गया। तो ये फाइनल एनर्जी और इनिशियल एनर्जी दोनों अलग अलग है बच्चों। तो यहाँ पे आप लिखिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल फाइनल। दिस इज कॉल्ड एनर्जी कंजर्वेशन बच्चों। इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, बहुत तरीके से आपको क्वेश्चन यहाँ पे बनाया जा सकता है। अब ये चीज़ आपको एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप देखिए वेलोसिटी दिया हुआ रखा होता है,
एंड आपको डिस्टेंस वगैरह ये सब चीज़ें कुछ पोटेंशियल एनर्जी का फील आपको दिला रहा होता है, तो उस सिचुएशन में वर्क एनर्जी थ्योरम इज़ मस्ट। आपको मैं बता दूँ, इसको अप्लाई करना ही करना है बच्चों, दिमाग में ये चीज़ फिट करके रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ। देखिए यहाँ पे वर्क डन का वैल्यू कभी कभी जीरो होता है, तो किस किस फोर्स के लिए वर्क डन का वैल्यू जीरो हो रहा है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। मान लीजिए ये ऐसा एक पाथ है और यहाँ से ये ब्लॉक इस डायरेक्शन पे आ रहा होता है, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन आ रहा होता है बच्चों। हमने वर्क डन निकाला किसी भी पर्टिकुलर फोर्स के लिए, तो ये पर्टिकुलर फोर्स इस डायरेक्शन पे है और इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट और ये दोनों के बीच के एंगल जो है वो 90 डिग्री है। दैट इज़ वाई हम बोल सकते हैं कि वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन इज जीरो भाई साहब। दूसरा यहाँ पे बट नॉर्मल रिएक्शन होना पड़ेगा, बिना उसके लिए वर्क डन जीरो हो सकता है, बट फोर्स इज़ इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, यहाँ पे मान लीजिए ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऑसिलेट कर रहा होता है ना। तो अब सोचो, ये टेंशन के कारण जो वर्क डन होगा ना बच्चों, वो भी जीरो है। देखिए टेंशन इस डायरेक्शन पे है और यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट का भी वैल्यू यहाँ पर है और ये डायरेक्शन 90 डिग्री में है। यहाँ पे भी देखा जाए तो 90 डिग्री में। ओ हो वर्क डन बाई टेंशन इज ऑलवेज जीरो इन दैट केस। अब यहाँ पे बात कर सकते हो, इसके लिए जीरो होता है, बट ये टेंशन अगर नहीं होता तो ये ऑसिलेट कर ही नहीं सकता। बात समझ में आ रहा है? टेंशन इज इंपॉर्टेंट, बट टेंशन के वर्क डन इज जीरो। इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स ही बेकार है ना, फोर्स का ज़रूरत होता है। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को ना इंटीग्रेशन वाला फील जो है, इंटीग्रेशन वाले को हटा देता है। आपको इंटीग्रेशन का करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा, वही फील है ना। तो यहाँ पे देखिए पोटेंशियल एनर्जी हम जानते हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, अब यहाँ पे बात आता है कंजर्वेटिव फोर्स क्या है। ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्प्रिंग फोर्स हो गया, अब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया एंड एटसेट्रा, इलास्टिक फोर्स, ये सारे क्या है आपका पोटेंशियल एनर्जी आपको दिलाता है। मतलब ये सारे के सारे आपका कंजर्वेटिव फोर्स है बच्चों, ये दिमाग में रखना। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड फॉर कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कभी पोटेंशियल एनर्जी आता ही नहीं है। कभी सुना है स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी? हो कभी नहीं सुना, मैं भी नहीं सुना, आप भी नहीं सुना है, सुनोगे भी नहीं सीधी बात है। ओके, तो यहाँ पे आपको पता चला ये वाला। अब एक चीज़ और मैं बता दूँ, एक्सटर्नल वर्क डन का वैल्यू ये होता है। अगर मान लीजिए कभी भी आपको पूछ रहा है एक्सटर्नल वर्क डन क्या है, तो आप सीधा लिख दीजिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब आपको फील दिलाता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी या फिर कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स है, कंजर्वेटिव फील्ड है यहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं, एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट पे ले जा रहे हो अगेंस्ट दैट कंजर्वेटिव फोर्स। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हो अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स। आप जो वर्क डन करते हो, क्योंकि आप ले जा रहे हो ना, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग या फिर इन डिस्प्लेसिंग अ ब्लॉक फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर स्प्रिंग फोर्स, या फिर आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कंजर्वेटिव फील्ड। उस कंजर्वेटिव फील्ड पे अगर उस कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट आप वर्क करते हो, तो उसी को आप लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसी को हम लोग एक्सटर्नल वर्क डन कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो एक्सटर्नल वर्क डन आप दिमाग में हमेशा फिट करके रखिएगा। हमेशा ये होता है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बच्चों। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको फील दिलाता हूँ, एक्सटर्नल वर्क डन का जो भी वैल्यू है वो क्या है, नेगेटिव इनटू, ये देखिए, माइनस कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन। ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है, ठीक है ना। अब एक और फील दिलाता हूँ। देखिए मान लीजिए ये ग्राउंड है, एक ग्राउंड में एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। इसको हम लोग यहाँ से ऊपर ले जा रहे हैं स्लोली, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एवरी मोमेंट पे, तो h हाइट ये ऊपर लेके गया। अब एक्सटर्नल फोर्स अपने लेके गया, है ना। अच्छा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है, स्लोली उसको ले जा रहे हो, मतलब नेट फोर्स यहाँ पे जीरो होना है। तो अब देखिए ये f एक्सटर्नल है, नीचे के डायरेक्शन पे क्या है, mg है। भाई साहब एक्सटर्नल फोर्स के लिए वर्क डन क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स का तो वैल्यू mg है, तो mg इंटू एच। सिंपल आप एक्सटर्नल वर्क का वैल्यू लिख सकते हो f एक्सटर्नल इंटू एच, मतलब डिस्प्लेसमेंट mgh है। और एक्सटर्नल वर्क का वैल्यू हमने क्या लिखा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब uf माइनस ui। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता हूँ, यहाँ पे एजम्पशन लेते हैं। अब ग्राउंड पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं बच्चों। क्या लेते हैं, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो लेते हैं। तो इस सिचुएशन पे आप बोल सकते हो अर्थ सरफेस में पोटेंशियल एनर्जी अगर जीरो है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। हो, ये बहुत काम का है बच्चों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाके और भी चीज़ें हमने देखने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मैंने यहाँ पे नोट करके सारे पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू यहाँ पे लिखने का कोशिश किया। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू HCM, सेंटर ऑफ मास है। अब बच्चों क्यों मैंने सेंटर ऑफ मास लिखा, क्योंकि आप बोल सकते हो, देखिए मान लो आपने चेन का प्रॉब्लम अगर आपने किया होगा, है ना,
तो ये मान लीजिए ये चेन है, तो चेन का टोटल हाइट कितना होगा भाई साहब, h हो जाएगा। अगर ये ग्राउंड है ना, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा, तो आप इसका मास अगर मान लीजिए m है, टोटल मास m है, तो अब यहाँ पे mgh लिखोगे तो काम नहीं चलने वाला है बच्चों। तो इसके लिए आपका जो वर्क डन होगा वो सिंपल आप लिख सकते हो कि उसका जो सेंटर ऑफ मास है, तो ये तो लीनियर है, तो सेंटर ऑफ मास आएगा आपको h डिवाइडेड बाई 2 में है, तो अब लिखोगे mg इंटू एच डिवाइडेड बाई 2। सो पोटेंशियल एनर्जी में जो आप h लिखते हो वो h एक्चुअल में क्या है, सेंटर ऑफ मास का हाइट है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, है ना। यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप लिख सकते हो, कोई भी एक आर्थ सरफेस या कोई मास है, प्लैनेट है, जो भी है, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, इस डिस्टेंस का हमने r लिख दिया, तो ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, माइनस होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है ना, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आप बोल सकते हो ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी वो माइनस में आता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी मान लो ये ऐसा है, तो अब यह क्या कर रहे हो, अब इसको अगर यहाँ से इस तरफ ले जा रहे हो तो यहाँ पे आप पोटेंशियल एनर्जी फाइनल करने वाले हो। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, नेचुरल लेंथ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टोर ही नहीं होता इन स्प्रिंग, दैट इज़ वाई आप बोल सकते हो इन नेचुरल लेंथ पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एजम्पशन है, यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं ऐसा सिचुएशन, कोई भी एक एजम्पशन चाहिए होता है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रहा है उस पॉइंट पे, बट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं बताए भाई साहब। आगे देखते हैं, तो ये स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी, तो इसमें हम लोग वैल्यू लिखते हैं, ये वाला वैल्यू हाफ के एक्स स्क्वायर। बच्चों ये दिमाग में रख लीजिएगा, अभी फॉर्मूला का काम है, बढ़िया तरीके से आप इसको चीज़ को दिमाग में रखिएगा। कोई भी स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको पूछे तो हाफ के एक्स स्क्वायर, खत्म। एक्सटर्नल वर्क डन क्या होगा उसके बारे में मैंने पीछे बात किया है, अभी आप देख लोगे, है ना। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, अब यहाँ पे देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, ये चीज़ आपके दिमाग में रखिएगा। इलास्टिसिटी काम आने वाला है, इलास्टिसिटी में पोटेंशियल एनर्जी है बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R, बट यहाँ पे मैं आपको बता दूँ Q1 एंड Q2 को आप विथ साइन लिखिएगा बच्चों, नहीं तो गड़बड़ पूरा हो जाएगा, है ना। अट्रैक्टिव होगा तो नेगेटिव आना चाहिए, तो अगर ये दोनों चार्ज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ऑपोजिट साइन का होगा तो अट्रैक्टिव होगा, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि विथ साइन पुट करोगे तो माइनस आने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक और पोटेंशियल एनर्जी हमको मिला है, वो जिसको हम लोग बोल रहे हैं माइनस पी डॉट ई। और ये पी डॉट ई, पी क्या है भाई, पी क्या है, व्हाट इज पी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़े हो भाई साहब, डाइपोल मोमेंट है। ओहो हो, अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप डाइपोल मोमेंट को रखते हो तो उस सिचुएशन पे उसका पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ये वाला पी डॉट ई, ये डॉट है भाई साहब कॉस थीटा, मतलब पी और ई के बीच में जो थीटा आएगा वही हम यहाँ पे लिखेंगे। दूसरा मैग्नेटिज्म में भी हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा था, कहाँ पे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पे, ये चीज़ आपने पढ़ा, या फिर अब डाइपोल मैग्नेटिक मोमेंट आपने पढ़ा, ये सर्कुलर में भी आपने पढ़ा, सर्कुलर कॉयल है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट, सपोज करंट इस तरफ से जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट इस डायरेक्शन पे, मैग्नेटिक फील्ड इधर डायरेक्शन पे, तो उस सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी वगैरह वगैरह चीज़ें हमने निकाला। तो यहाँ पे मैंने एक साथ क्यों बताया, क्योंकि आपको कभी कभार एक्सटर्नल वर्क पूछ सकता है, तो वो चीज़ के लिए, कभी कभार नहीं हमेशा पूछता है, तो उसी चीज़ के लिए आपको ज़रूरत है, या फिर वर्क एनर्जी थ्योरम में भी इस्तेमाल होगा। अभी मैं एक दो एग्जाम्पल ले लेता हूँ, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक एग्जाम्पल है, देखिए इस एग्जाम्पल में मैंने क्या बोला कि मान लीजिए एक पॉइंट ए है, तो यहाँ पे ये वाला आप स्मूथ सरफेस हम मान लेते हैं, रफ सरफेस का बात यहाँ पे नहीं कर रहे, तो ये पॉइंट ए है, तो ये आपका पॉइंट बी है, तो यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, स्मूथ सरफेस, तो फ्रिक्शन फोर्स आ ही नहीं रहा है, तो बॉडी क्या करेगा, ऐसे नीचे होते हुए ये ऊपर चलेगा, ठीक है ना भाई। तो अब यहाँ पे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आप निकाल सकते हो, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब आप यू एफ माइनस यू आई, तो यहाँ पे यू एफ माइनस यू आई। अब अगर इसको आप रेफरेंस ले रहे होते हो भाई साहब, इसको आपने क्या कर लिया, इसको रेफरेंस ले लिया, तो इसको रेफरेंस जहाँ पे लोगे तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसमें जीरो लगा दो, और इसके ऊपर कितना ऊपर है वो हाइट आप देख लो, वो एम जी इंटू एच लिख दो, खत्म, खेल लो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब अगर इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम में लिखने का कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स है ये सारे, लेकिन यहाँ पे कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी नहीं है और एक्सटर्नल वर्क भी नहीं है, तो सिंपल, ये ग्रेविटेशन के कारण आ रहा है, तो ग्रेविटेशन तो कंजर्वेटिव फोर्स है ना भाई, तो नीचे आ रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी, तो आप देखिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन से आप लिख सकते हो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल एंड फाइनल। काइनेटिक एनर्जी इनिशियली ये जस्ट रिलीज़ किया तो इसमें तो वैल्यू जीरो आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू अगर इस पॉइंट को अपने रेफरेंस माना तो हाइट कितना है, इतना ऊपर है, तो इससे कितना ऊपर है भाई, तो इसने आप h ऊपर देख रहे हो, तो यहाँ पे आप सीधा mgh लिख सकते हो, एंड दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, वो करके ऐसे निकलते जाएगा, वेलोसिटी अचीव कर लेगा ना। तो यहाँ पे अब देखिए डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन
काइनेटिक एनर्जी। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रख सकते हो। अब यहाँ पे जहाँ पे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होगा वहाँ पे लॉस इन काइनेटिक एनर्जी होगा, एंड वाइस वर्सा आप उल्टा भी बोल सकते हो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे सिंपली आप ये वाला चीज़ें आपको यहाँ पे पुट करना पड़ता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी फाइनल का वैल्यू हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फाइनल वैल्यू 0 है, तो यहाँ से आप वेलोसिटी का वैल्यू क्या होगा सिंपल तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हो बच्चों। तो ऐसा लिखा जा सकता है। आगे एक और सवाल लिखते हैं। मान लीजिए स्प्रिंग है, यहाँ पे स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा x², ये पढ़े थे। तो ये देखिए अगर ये नेचुरल लेंथ है तो x का वैल्यू 0 है। अब मान लीजिए आपको बोला गया कि इस पॉइंट से अगर x2 डिस्टेंस पे, x1 से आप x2 डिस्टेंस पे ले जा रहे हो, तो उस सिचुएशन में आपको एक्सटर्नल वर्क का क्या ज़रूरत होगा। तो एक्सटर्नल वर्क नथिंग बट u फाइनल माइनस u इनिशियल। तो u फाइनल मतलब ये वाला पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन है, ये वाला इनिशियल पोजीशन है। तो u फाइनल का वैल्यू हाफ kx² और यहाँ पे ये वाला दोनों का माइनस कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा, या फिर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बस खत्म। पूछता है बच्चों, ये PYQ में भी आपको मिलने वाला है ना, ऐसा सवाल आपको मिलेगा और ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा सारे कॉन्सेप्ट में दे रहा हूँ, ये स्पेशली नीट JEE CA सबके लिए है, क्योंकि फिजिक्स तो पढ़ रहा है ना, सब में एक जैसा ही होता है बच्चों, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब एक और पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए आप मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल है जिसको हमने फिक्स्ड यहाँ पे रखा हुआ है। एक चार्ज मान लो इस R2 डिस्टेंस पे या R1 डिस्टेंस पे, R2 डिस्टेंस पे ये इस तरफ वेलोसिटी से आ रहा है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी में लिखूँ, यहाँ पे ये वाला इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ये आपका फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लो यहाँ पे क्या होगा, तो UI इक्वल टू KQ1 यहाँ पे लिख सकते हो K इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2, चलो ये R2 होगा। और ये फाइनल हो गया आप यहाँ पे KQ1 Q2 डिवाइड बाई R1, ये आपका R1 होगा, क्योंकि फाइनल तो यही था, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है। तो यहाँ पे आप यहाँ से इसको हम आराम से लिख सकते हैं। अगर आपको एक्सटर्नल वर्क का वैल्यू पूछे तो आप क्या लिख सकते हो, UF माइनस UY, ये निकाल सकते हो। अगर आपको काइनेटिक एनर्जी या इसके साथ रिलेट कर दे, तो मान लो यहाँ पे V1 वेलोसिटी है, तो यहाँ पे कितना वेलोसिटी होगा आपको निकालना है। तो अगेन आप यहाँ पे सिंपल KI प्लस UI इक्वल टू KF प्लस UF यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो। तो दोनों को यहाँ पे आप पुट कर दीजिए वैल्यू, अपने आप आपका सवाल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² v1² वगैरह वगैरह करते हुए आप आगे इसमें बढ़ सकते हो बच्चों। तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आपको इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसके बारे में बात कर लेता है। तो आपको मैं यहाँ पे बता दूँ बच्चों, ये देखिए कि कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क डन होता है वो इंटीग्रेशन F.dr होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन को हम लोग नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बोल सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल माइनस इंटीग्रेशन F.dx बोल सकते हैं। ये दोनों के बीच का ये रिलेशन है, ये छोड़ दो, ये भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये दिमाग में रखिए, F इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, उसमें वैल्यू जो लिखते हैं हम लोग माइनस W/x, W/x I कैप, W/y j कैप, W/z k कैप। तो ये जो W/dx यहाँ पे हमने लिखा है वो एक्चुअल में क्या है, या बोल सकते हो इसका डिफरेंशिएशन, किसका, u का डिफरेंशिएशन ऑफ u with respect to x when y and z is constant। मतलब आप क्या कर सकते हो, या फिर आप इसमें लिख सकते हो कंसिडर y and z is constant। ये दोनों को हम कांस्टेंट मान के आगे बढ़ते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। बच्चों में इसके ऊपर एक एग्जांपल लिया है, मैं आपको डिटेल में आपको समझाने वाला हूँ। तो ये कब लेंगे हम लोग, जब ये 3 डायमेंशनल होगा, तो उसी जो में x भी है, y भी है एंड z भी है, सारे कंपोनेंट अब यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे मान लीजिए 1 डायमेंशनल है, अगर ये 1 डायमेंशनल है 1D होगा, तो अब यहाँ पे f का वैल्यू यहाँ पे आप लिख सकते हो x है, तो यहाँ पे ये, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो f वेक्टर इक्वल टू माइनस du/dr r कैप, जिस डायरेक्शन पे r होगा उसी का ही लिख लेना है यहाँ पे। तो ये आपको 1 डायमेंशनल है। अब मान लो आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू ऐसे दिया हुआ है 2x² प्लस y³ इंटू z। आपको बोला है कि फोर्स का वैल्यू निकालो इन वेक्टर फॉर्म। तो हम लोग जानते हैं फोर्स इक्वल टू W/w, सामने माइनस है बच्चों, ये दिमाग में रखना है, W/x I कैप, W/y j कैप, W/z k कैप। तो यहाँ पे W/x आपको लिखना है, W/x मतलब इस पूरा का पूरा फंक्शन को आप डिफरेंशिएट कीजिए। x का मतलब यहाँ पे क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ u, कंसिडर y एंड z आर
कांस्टेंट। तो यहाँ पे y भी कांस्टेंट है और 2 भी कांस्टेंट है, दोनों को बाहर कर दिया, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x मिलेगा। अब यहाँ पे अगर पॉइंट बोला तो x एंड y का वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। मान लो यहाँ पे बोला एट x इक्वल टू 1 y इक्वल टू, मतलब ऐसा पॉइंट दे दिया 1,1,1, तो इस सिचुएशन में आप यहाँ पे पुट करना है तो आप यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे डबा u अपन डबा y लिखना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें y को डिफरेंशिएट करना है, बाकी को कांस्टेंट रखना है तो आप बाकी को कांस्टेंट रख लीजिए। जिसके डिफरेंशिएट करना है उसको छोड़ के बाकी सारे कांस्टेंट है, दिमाग में ये चीज़ रख देना है। इसके बाद अब यहाँ पे देखिए y पे है तो y को डिफरेंशिएट, ये z आ रहा है तो z आपको आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा। अगेन इसके z के टर्म पे करना है तो ये आ रहा है, तो ये तीनों को आप यहाँ पे पुट कर लीजिए, है कि नहीं। और सामने तो माइनस है ही, i के वेक्टर में आ जाएगा, बात खत्म, है कि नहीं। तो ये आपका एक्चुअल में आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स के बीच में रिलेशन। लेकिन इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें हम लोग इक्विलिब्रियम चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने बात किया। कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम मतलब इक्विलिब्रियम हम जानते हैं, अगर मैकेनिक्स में देखा जाए कोई भी पार्टिकल है तो F इक्वल टू जब 0 होता है तो उस सिचुएशन में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। अब F एंड ये फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी के बीच का जो रिलेशन है वो क्या है, du अपन dx माइनस du अपन dx इक्वल टू F। या अगर वन डायमेंशन का बात करें तो इसका वैल्यू अगर 0 हो जाए, f का वैल्यू 0, इसका मतलब इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन भी 0। अच्छा एक चीज़ है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का अगर फर्स्ट डिफरेंशिएशन 0 हो रहा है इसका मतलब इसमें मैक्सिमम भी नहीं निकाल सकता है, मिनिमम भी निकाल सकता है। अब मान लो अगर मैक्सिमम निकाल रहा है, मतलब क्या मैक्सिमम हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। अगर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। सपोज यहाँ पे मैंने एक चीज़ ले लिया, ये पूरा डिटेल में यहाँ पे तो बता नहीं सकते क्योंकि ये रिवीजन टाइप का है। मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पर है और यहाँ पे है, तो इस सिचुएशन में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम है, यहाँ पे मिनिमम है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप इसको डिस्टर्ब कर दोगे तो ये फट करके यहाँ पे चला आ जाएगा, मतलब या फिर इधर चला जाएगा, मतलब वो स्टेबल पॉइंट की तरफ चला जाएगा। स्टेबल पॉइंट मतलब मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी के पास चला जाएगा। बट अगर आप इस वाले जहाँ पे मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे आप इसको थोड़ा सा स्लाइटली इसको डिस्टर्ब करोगे, डिस्टर्बेंस ऐसे दोगे, ऑसिलेट कराओगे, तो ये वापस उसी पॉइंट पे आ जाएगा, स्टेबल पॉइंट पे आ जाएगा। तो इस वाले पॉइंट को हम लोग स्टेबल बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को हम लोग अनस्टेबल बोलते हैं। अनस्टेबल मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी और स्टेबल मीन्स मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो अगर हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 मिल रहा है तो इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम हमारे पास आ सकता है। तो हम क्या करते हैं, du को दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब डबल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ग्रेटर देन 0 है तो हम गणित में पढ़े थे ये मिनिमम वैल्यू होता है बच्चों, बात समझ में आ रहा है। तो ये x का वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे x0, मतलब जिस पॉइंट पे आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो उस पॉइंट पे, तो ये कंडीशन है। तो u मिनिमम इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम और इसमें SHM होता है। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है तभी तो SHM होगा, क्योंकि इसको आप ऑसिलेट करा के छोड़ दोगे, ट्यूं 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 करते रहेगा, है कि नहीं। अब इसको दोबारा अगर डिफरेंशिएट करने के बाद उसका वैल्यू जो है वो नेगेटिव आ रहा है तो ये हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। ये आपको दिमाग में रखना है, अगर आपको दिमाग में नहीं रहता है तो बार बार इसको चेक करना है। मैक्सिमम में अनस्टेबल होता है और नो SHM, यहाँ पे SHM नहीं होता बट यहाँ पे SHM होता है, समझ में आना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन का वैल्यू 0 है, इसका मतलब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, माइंड इट। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम ऐसा ही कांस्टेंट होगा, तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्प्लेस कराओ फिर जाके वो उसी पे रह जाएगा, है ना, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। अब एक सवाल मैंने लिया, देखिए यहाँ पे अगर u का वैल्यू इतना दिया हुआ है, मान लो a डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर माइनस बी डिवाइडेड बाई आर, आपको r इक्विलिब्रियम निकालना है, किस पॉइंट पे इसका ये इक्विलिब्रियम होगा, मतलब आप जान रहे हो फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो इसको फर्स्ट डिफरेंशिएट कीजिए, पहले डिफरेंशिएट कर लीजिए। यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट, ये 2 नीचे है, नीचे था मतलब माइनस होगा तो ये ऊपर जाएगा, तो 2 इंटू आर क्यूब, माइनस 2 a डिवाइडेड बाई आर क्यूब प्लस b डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यहाँ पे माइनस था, u माइनस 1, दोनों प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इक्वल करेंगे तो r का वैल्यू ये आया, मतलब यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पॉइंट आया हुआ है बच्चों, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे दो वैल्यू आ सकता है, तो दोनों वैल्यू ही इक्विलिब्रियम है, माइंडेड, दोनों वैल्यू ही इक्विलिब्रियम है। उसके बाद आप डबल डिफरेंशिएट कीजिए, किसको, ये वाला फंक्शन को, इसको एक और बार डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो डबल डिफरेंशिएशन आ जाएगा ना, माइनस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप इसको कर लीजिए भाई, माइनस करके क्या ही कर लोगे, इक्वल टू 0। तो माइनस प्लस का बात तो एक ही है, तो इसमें माइनस करके आप क्या करोगे बताओ, कुछ करने का तो ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप ये दिमाग में आपको रखना है बच्चों, ठीक है ना। तो इसको डबल डिफरेंशिएट किए, इस वाले इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद हमने यहाँ पे जो r का वैल्यू निकला था, ये r देख रहे हो,
ये वाला आर जो आपको वैल्यू आएगा उस वो सारे वैल्यू आप यहाँ पे पुट कीजिए। वो वैल्यू पुट करने के बाद अगर आपको ये ग्रेटर देन 0 दिखता है तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, हमने यहाँ पे पुट किया था x का वैल्यू और यहाँ पे हमने देखा ये वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ग्रेटर देन 0 इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो आपको कभी कभार सवाल में पूछता है इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा और उसी पॉइंट पे स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, आप बताओ। दिमाग में चीज़ को रखना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मैक्सिमम मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम होने के लिए डबल डिफरेंशियल का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बच्चों ये चीज़ दिमाग में रखना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, ये लास्ट पॉइंट ही है, इसमें इंपॉर्टेंट है पावर क्या होता है। पावर हम लोग वाट है, मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं वर्क का रेट, एनर्जी का रेट को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पावर बोलते हैं। पावर दो टाइप का होता है, एक एवरेज पावर होता है और दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर होता है। एवरेज पावर मतलब यहाँ पे टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाई टोटल टाइम इंटरवल, इसको हम लोग एवरेज पावर का बात करते हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ आपके दिमाग में रखना है। दूसरा इंस्टेंटेनियस पावर मतलब dw/dt इक्वल टू आप एफ डॉट वी लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये w को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं और यहाँ पे dt था तो dx/dt को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी लिखते हैं f cos थीटा। बात समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है बच्चों कि मान लो कभी कभी सवाल में ऐसा बोलता है कि ये गाड़ी चल रहा है विथ कांस्टेंट पावर, उसको गिवन है p, आपको डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बताना है। तो क्या करेंगे आप, सीधा आप इस चीज़ को कहिए, पावर आपको कांस्टेंट दिया हुआ है, पावर को हम लोग f.v लिख सकते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन पे होगा क्योंकि जिस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन पे है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे f.v, तो यहाँ पे आप लिखोगे, या फिर सिंगल एक ही डायरेक्शन पे होगा तो बात तो ख़त्म हो गया है ना। f.v, f को हम लोग लिख सकते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू v, ठीक है। ओके, अब वन डायमेंशनल है तो यहाँ पे आप देखिए a को क्या लिख सकते हो, dv/dt। अब यहाँ पे ये वेलोसिटी का है और ये टाइम का, वेरिएबल सेपरेबल, p डिवाइडेड बाई m इंटू डी टी, ये v इंटू डी वी। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन जब t इक्वल टू 0 था तो यहाँ पे v का वैल्यू 0 था, जब t इक्वल टू t था तो अब यहाँ पे बोल सकते हो इसका वैल्यू v है। तो सिंपल आप यहाँ पे लिख दीजिए p डिवाइडेड बाई m t इक्वल टू v² डिवाइडेड बाई 2। ओके, v² v है, v का वैल्यू क्या होगा, 2 इस साइड में आ जाएगा तो ये आया आपके पास। इस चीज़ को यहाँ पे v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट हो गया क्योंकि v² था, अंडर रूट कर दिए, तो v को हम लोग क्या लिख सकते हैं, dx/dt। ओके, अगेन इसको इस साइड में लेके आ जाओ, डिफरेंशिएट कर दो, तो आप इंटीग्रेट कर दो, तो यहाँ पे हमने x का वैल्यू ये लिखा, ये लिखा। तो अगर आप वेलोसिटी का फंक्शन पूछे, वेलोसिटी वर्सेस t, तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t/2। दिमाग में ये चीज़ रखना, ये एक रिलेशन है। दूसरा रिलेशन आपका x का रिलेशन यहाँ पे आ रहा है। चलिए, क्या x का रिलेशन आ रहा है, इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये ऐसा आएगा, तो ये देख रहे हो क्या आ रहा है, तो x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों रिलेशन के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो आपको दिमाग में रखना, याद रख लो, नहीं तो याद रखने का जरूरत नहीं, आप कैलकुलेट कर भी सकते हो बच्चों। ग्राफ पूछ लेता है कभी कभार, ग्राफ पूछ लेगा, दो सिचुएशन पर आप यहाँ पे इसको दिमाग में रख लीजिएगा, है ना बच्चों। तो ये था वर्क एनर्जी थ्योरम का बच्चों। हमको नीचे कमेंट करके बताओ आपको कैसे लगा, और लेक्चर में लेके आऊँगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये फर्स्ट रिवीजन सीरीज़ में मैं सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर को लेके आऊँगा, सबको नहीं लाऊँगा क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर को ले आएंगे तो आपका की पॉइंट्स होता है ना, कुछ की चीज़ आपको दिमाग में रखना होता है, तो उसी को मैं इतना 180 मार्क्स का यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ जो 180 एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जो 180 के लिए नहीं पढ़ा है, कुछ चीज़ें पढ़ा है, सिलेक्टिव पढ़ा है, तो उसके लिए मैं अच्छे से यहाँ पे बता रहा हूँ। चैप्टर में बताऊँगा, वो चैप्टर भाई साहब आप आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। तो ओके, है ना, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बच्चों।